किसान, बदलते भारत की शान। कृषि के क्षेत्र के साथ साथ अगर कोई दूसरा क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वो है मुर्गी पालन का क्षेत्र। साल 2022-23 में हमारे देश में कुल 138 अरब अंडों का उत्पादन हुआ। इसी के साथ ही अंडों के उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश दूसरे स्थान पर आ पहुंचा। अगर मांस की बात करें तो मुर्गी पालन में इसका भी काफी स्कोप है और हमारे देश में कुक्कुट के मांस की मांग काफी ज्यादा बढ़ रही है। हम जानते हैं कि अंडे और मांस प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं और जैसे जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे अंडों और मांस की मांग भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में मुर्गी पालन का स्कोप और अधिक हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं रितु सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे मुर्गी पालन के बारे में, कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि भारत में मुर्गियों की कुल संख्या 85 करोड़ से भी ऊपर चल रही है। हमारे देश में मुर्गी पालन तेजी से तरक्की कर रहा है और पिछले एक दशक के दौरान इसके आगे बढ़ने की सालाना रफ्तार 7.35% रही है। आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2014-15 में भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र से 78 अरब 48 करोड़ अंडे प्राप्त हो रहे थे। ये संख्या अब बढ़कर 138 अरब को भी पार कर गई है। इस बढ़ती संख्या के कारण ही आज हर साल एक व्यक्ति के हिस्से में 101 अंडे आ रहे हैं, जबकि 2014-15 में आंकड़ा सिर्फ 62 था। मोटे तौर पर देखा जाए तो पोल्ट्री फार्मिंग दो तरह से होती है। पहली है कमर्शियल और दूसरी बैकयार्ड यानी घर के पिछवाड़े। कुल अंडा उत्पादन में कमर्शियल पोल्ट्री का योगदान 118 अरब है, जबकि पिछवाड़े पोल्ट्री का योगदान 20 अरब से थोड़ा ऊपर है। हम इस समय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पर शैक्षणिक कुक्कुट फार्म भी है। इस फार्म में पोल्ट्री पर रिसर्च होती है, उसके बारे में छात्रों को पढ़ाया जाता है और मुर्गी पालकों को प्रशिक्षित भी किया जाता है। हर एक आदमी ये चाहता है कि उसे कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा उत्पाद मिले और उसकी आय में भी वृद्धि हो। इसी क्रम में हमारे यहाँ पीजी और पीएचडी के स्टूडेंटों के द्वारा शोध कार्य किया जाता है और साथ ही प्रसार कार्य में हमारे द्वारा किसानों को विभिन्न तरीके की जानकारी प्रशिक्षण यहाँ से दिए जाते हैं। अलग अलग उद्देश्यों के लिए मुर्गियों की अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। कुछ नस्लें मांस के लिए पाली जाती हैं, कुछ अंडे के लिए और कुछ दोनों कामों के लिए। किस प्रजाति की मुर्गी पालनी है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप रहते कहाँ हैं। पंतनगर क्योंकि उत्तराखंड में है तो यहाँ के लिए उत्तरा फाउल अच्छी नस्ल है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुर्गी पालने के लिए चूजे सरकारी संस्थान से या फिर किसी भरोसेमंद जगह से ही खरीदें। अगर आप पहली बार मुर्गी पाल रहे हैं तो प्रशिक्षण जरूर लें, क्योंकि चूजों में मृत्यु दर काफी ज्यादा होती है। कई बार 4-5 दिन के होते ही चूजे मर जाते हैं। ऐसा बीमारी के कारण नहीं बल्कि उनकी देखभाल में खामी की वजह से होता है। इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो तापमान हो ठीक से रहे और कमरे का तापमान का सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सारी मुर्गियां एक दूसरे से टहल रही हैं और कहीं एक क्लस्टर में इकट्ठा नहीं हुई हैं, घूम रही हैं और कंफर्टेबल महसूस कर रही हैं और वो तेजी से मुंह से सांस ना ले रहे हो, दाना पानी ठीक से खा रहे हो। अधिकतर होता यह है कि मुर्गी के जो चूजे हैं उनकी मृत्यु या तो लाइट जाने पे एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होने की वजह से होती है या ठंड लगने की वजह से होती है। तो अगर हमारे कमरे का तापमान ठीक बना हुआ है तो इस तरीके की संभावना होने की दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कमरे में प्रकाश की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, हवा का भी आवागमन ठीक से रहे, तो ये चूजे आपके अच्छे ढंग से सरवाइव करेंगे। मुर्गी के अंडे और मांस प्रोटीन का जबरदस्त सोर्स है। इसके सेवन से मांसपेशियों की वृद्धि होती है और मरम्मत भी। अंडे में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल की सेहत का ख्याल रखता है। साथ ही ये आँखों, हड्डियों और याददाश्त के लिए भी उपयोगी है। मुर्गी पालन ज्यादातर महिलाओं के हाथों में है, इसीलिए ये महिला सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा मुर्गियां सामाजिक उत्थान, ग्रामीण और आदिवासी लोगों को घरेलू पोषण सुरक्षा भी प्रदान कर रही हैं। मुर्गी पालन बहुत ही जिम्मेदारी भरा क्षेत्र है। ऐसे में अगर आप पूरा लाभ चाहते हैं तो चूजों और साथ ही मुर्गियों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना होगा। आइए जानते हैं कि मुर्गी पालन में कैसे हम चूजों और मुर्गियों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं, डालते हैं उस पर नजर। मुर्गी पालने के लिए आपको चूजे खरीदने होंगे और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि चूजे या तो सरकारी संस्थान से खरीदने हैं या फिर किसी भरोसेमंद जगह से। उसके बाद जब घर लाएं तो सबसे पहले उन्हें गुड़ का पानी दें। ये पानी ना तो ज्यादा मीठा हो और ना ही फीका। चूजे छोटे होते हैं, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि उनकी चोंच दाने के बर्तन तक आसानी से पहुंच जाए। इसके अलावा जिस कमरे में चूजे पल रहे हैं उसका तापमान सामान्य रहना चाहिए, वरना चूजों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा या उनकी मौत हो जाएगी। इनको खरीदते टाइम इस चीज का ध्यान रखें कि जब हम चूजा खरीदें तो इसके बारे में कैसे इसका पालन पोषण करें, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर ये होता है कि बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि चूजा तो खरीद के लाते हैं और लाने के बाद अधिकतर किसानों के चूजे 2 या 3 दिन में या 7 दिन में मर जाते हैं। और हमारे दिमाग में मिथ रहता है कि ये जो चूजों की मृत्यु हुई है ये बीमारी से हुई है, लेकिन अधिकतर 4-5 दिन तक का जो चूजा होता है वो मैनेजमेंट के कारण दिक्कत करता है। तो अगर देखें तो जब भी हम चूजा खरीद के किसी भी हैचरी से लाते हैं या चाहे हमारे यहाँ से भी लेके जाते हैं तो सबसे पहले उसे उसको गुड़ का पानी देना है। और गुड़ का पानी जो हो ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ना फीका हो ना बहुत ज़्यादा मीठा हो। उस गुड़ के पानी को इसको सबसे पहले दिया जाता है। और इसके जो दाने पानी के बर्तन होते हैं वो भी थोड़े से ध्यान रखने वाले हैं, जिससे कि उसकी चोंच उसके पास तक अगर हम देखें तो उसकी चोंच उसके पास तक पहुंच पाए। अगर चोंच उसके पास तक नहीं पहुंचती है तो वो दाना पानी ठीक से ग्रहण नहीं करेगा। साथ ही जो सबसे जरूरी काम है कि जो मुर्गी को इस तरीके का नेचर ने पैदा किया है कि इसके पेट में 24 से लेकर 36 घंटे तक अगर इसे खाना ना मिले तब भी जिंदा रह सकती है। यही इसके लिए वरदान है, यही अभिशाप है। अगर ये चीज़ जिसे एग योग कहते हैं, अगर योग जो है इसके पेट में अगर ठीक से डिजॉल्व नहीं हुआ और ये योग इसके पेट में बना रहा तो इसकी वजह से भी कभी कभी डेथ हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका जो तापमान हो ठीक से रहे, कमरे में रोशनी का भी सही इंतजाम हो और हवा का भी। अक्सर देखा गया है कि लाइट चले जाने पर चूजे एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं और मर जाते हैं। इसके अलावा ठंड लगना भी इनकी मृत्यु का बड़ा कारण है। अगर आप सही से देखभाल कर रहे हैं और ठीक से दाना पानी दे रहे हैं तो 21 दिन में उनके शरीर पर मजबूत पंख निकल आएंगे। इस समय क्योंकि चूजों का शरीर बड़ा हो रहा होता है, इसीलिए उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम इनको ठीक ढंग से दाना पानी देते रहते हैं तो ये चूजे आपके 20-21 दिन में इनमें जो पंख मजबूत टाइप के पंख है वो आना शुरू हो जाते हैं। और 21 दिन के बाद हम इस तरीके के जो ब्रूडर हाउस है, एक बंद कमरा जिसमें कि हमने घेरा बना रखा है, दाने पानी के बर्तन रखे हैं, उसमें एक बल्ब का सोर्स लगा रखा है ऊपर से गर्मी को करने के लिए। इसकी आवश्यकता धीरे धीरे कम होती जाती है और धीरे धीरे करके इनका स्थान बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे मुर्गी का साइज बढ़ता जाएगा तो अगर देखें तो हमें मुर्गी का जितना साइज है उसकी लगभग जस्ट डबल जगह चाहिए, यानी जितनी भी उसकी लेंथ होगी उसकी दुगनी जगह कम से कम मिनिमम चाहिए। अगर वो हम जगह को बना के रखते हैं और पानी के बर्तनों और दाने के बर्तनों को सही से रखते हैं, क्योंकि छोटे चूजे में तो हमें 50 चूजों पर एक दाने का बर्तन और पानी के बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। और बाद में आगे चल के जब ये मुर्गियाँ बड़ी होने शुरू हो जाती हैं तो पानी के बर्तनों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर इसका ध्यान रखेंगे तो हमारे चूजे ठीक से बने रहेंगे। आगे चल के इसको ग्रोवर हाउस में जब हम शिफ्ट करेंगे तो इनके दाने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था दूसरे तरीके की होगी, जिसमें कि दाने के बर्तनों की ऊंचाई को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और ऊंचाई मेंटेन करने का एक ही सीधा रास्ता है कि जो दाने का बर्तन हो, पानी का बर्तन हो, वो इतनी हाइट पे हो कि जस्ट उसकी गर्दन के पास में पहुंचे, जिससे कि वो दाने और पानी को पिकअप कर पाएँ, ना कि उसके ऊपर बैठ पाएँ या उसमें किसी तरीके के बीट करें। पानी के बर्तन में कभी कभी क्या होता है, देखने को मिला है, उसमें कूड़ा या कुछ ऐसी चीज फंस जाती है और पानी आता नहीं है जबकि पूरा डब्बा भरा होता है। तो बार बार इसको थोड़ा सा चेक करते रहें। उत्तराखंड के लिए उत्तरा फाउल बहुत ही शानदार किस्म है, बल्कि ये पहाड़ी इलाकों के अनुकूल है और इसमें ठंड के दौरान तापमान को बनाए रखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। ये अंडे भी देती है और मांस भी। जब आप चूजे लाएंगे तो उनमें आधे नर होंगे और आधे मादा।
बड़े होने पर मादा मुर्गियां अंडे देंगी और नर को मांस के लिए बेचा जाएगा। उत्तरा फाउल के मीट का स्वाद थोड़ा अलग होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है। अंडे की गुणवत्ता देसी मुर्गे के बराबर है। एक विशेष बात ये भी है कि इसके पंजों में भी पंख होते हैं। अगर हम इस मुर्गी का उपयोग करते हैं तो कम से कम खर्चे में हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि ये मुर्गी घर के बची कुची सब्जियां, कीड़े मकोड़े, इन सबको खा के जिंदा रह सकती है। और अगर देखें तो इस मुर्गी को पालने से हम इस पे होने वाले दाने की खपत को कम कर सकते हैं, अगर हम इसको खुली अवस्था में फ्री रेंज सिस्टम में रखते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो अपने घर के पिछवाड़े बड़ा बना के भी इसको कम से कम जगह में रह सकते हैं। अगर देखें तो इस मुर्गी को, एक मुर्गी को लगभग 2 से 2.5 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की जगह नहीं चाहिए होती है और इसका पालन हम आसानी से कर सकते हैं। और ये मुर्गी अंडे के हिसाब से, मीट के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से अच्छी है। और अगर हम इसको अपनाते हैं छोटे छोटे क्लस्टर में तो इसके अंडे के मूल्य भी अन्य मुर्गियों की तुलना में, सफ़ेद मुर्गी की तुलना में अगर देखें तो 2 से 3 गुने तक का इसका अंडे का रेट जाता है। तो अगर, क्योंकि इसका अंडे की जो छिलका है वो भूरे रंग का है, तो इसको अगर हम ठीक से पालन करें, अगर हम 50 मुर्गी से लेके 100 मुर्गी का भी पालन करते हैं तो अपनी इनकम में कम से कम 1000 से 1500, और अगर 100 से ऊपर मुर्गियों का पालन करते हैं, 100 से 200 मुर्गियों का, तो 3000 रुपये तक की इनकम को भी अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो अगर देखें तो ये आने वाले समय के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के इलाकों के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए एक उपयुक्त जर्मप्लाज्म है। और भविष्य में अगर हम जिस तरीके से कृषि विश्वविद्यालय हमारा इसके उत्थान में लगा हुआ है, तो आगे चल के इसको हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो विभिन्न स्तर तक पहुंचेगी और आने वाले समय में किसानों की आय के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पे भी अच्छा प्रभाव रहेगा। वैसे तो उत्तरा फाउल में बीमारियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, फिर भी दूसरी प्रजातियों की तरह इसको भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच देना जरूरी है। वैक्सीन चूजे खरीदते समय ही लगवा दें। यहाँ ये बात याद रखना भी जरूरी है कि अंडे वाली और मांस वाली मुर्गियों के लिए वैक्सीन का शेड्यूल अलग अलग होता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मुर्गी पालन पर हमारा ये विशेष अंक जारी रहेगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। मुर्गी पालन के क्षेत्र में अगर आप सही मायने में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मुर्गियों का विशेष ध्यान रखने की तो जरूरत है ही, साथ ही छोटी अवस्था में चूजों की भी देखरेख करें, क्योंकि चूजों की मृत्यु से हमारे किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि आपके फार्म में एक डॉक्टर अवश्य हो। अंडे देने वाली मुर्गियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसीलिए अक्सर आपने मुर्गियों को कंकड़ या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े खाते देखा होगा। इससे वो अपने शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा कर रही होती हैं। कमर्शियल मुर्गी पालन में क्योंकि पक्षियों की पहुंच कंकड़ पत्थर तक नहीं हो पाती, इसीलिए आपको उनके बर्तनों में इसका इंतजाम करना होगा। आप चाहें तो कटोरी में मार्बल चिप्स या संगमरमर के कण रख सकते हैं। मुर्गी को जब भी जरूरत होगी वहाँ से खा लेगी। कुछ मुर्गी पालक दाने में ही पत्थर के टुकड़े मिला देते हैं, जबकि कुछ बुझे हुए चूने का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम खाने से अंडे का छिलका मजबूत होता है
इससे टूट फूट का खतरा थोड़ा कम हो जाता है और उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। अधिकतर कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो फर्श हो मुर्गी का वो पक्का हो, क्योंकि पक्के फर्श का एक फायदा है कि इसके नीचे हम पुताई कर सकते हैं, चूने का लेप लगा सकते हैं और लेप लगाने के बाद उसमें जो, क्योंकि इसके बिछावन के रूप में धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा करते हैं, तो अधिकतर इन्फेक्शन जो है वो मुर्गी की ज़मीन से आता है। तो जिस कमरे में हमें उनको रखना है कोशिश करें कि उसका फर्श पक्का रहे, लेकिन बाहर जहाँ पे उसे घूमने फिरने के लिए जगह जो होती है वो कच्ची रहनी चाहिए, जिससे कि वो उसके अंदर के उगने वाले खरपतवार, कीटाणु या क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े उनको खा पाए। और उसके हिसाब से फर्श का निर्माण हमें इस तरीके से करना चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान रखना चाहिए कि फर्श कहीं से टूटा ना हो, अगर टूटा है तो उसे रिपेयर कराते रहना चाहिए। और जो दरारें हों उनको चूना पत्थर से, बुझे हुए चूने पत्थर से भरते रहना चाहिए। कि अगर मुर्गी की एक आदत होती है कि आप कैसा भी फर्श या कैसी भी दीवार बनाइए, वो चोंच से उसे तोड़ने की कोशिश करती है। तो अगर वो हमारा वहाँ पर दरारों में या चूना जो अगर चिपका होगा, तो अगर मुर्गी उसको खाएगी भी तो उसको फ़ायदा करेगा, ना कि नुकसान करेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और जो अगर हमारे पास कच्चा फर्श है तो उसके लिए भी ध्यान रखें कि जो कच्चा फर्श हमने कच्चे फर्श में मुर्गी रखते हैं तो समय समय पर उसमें चूने का छिड़काव करके झाड़ू लगाते रहें, क्योंकि जो मुर्गी की बीट है, बीट ज़मीन में जाती है, फिर उससे इन्फेक्शन आता है। तो अगर मुर्गी बीट भी कर रही है और आपको मजबूरी है कि हम फर्श नहीं बना सकते, तो कच्चे फर्श में भी आप हल्का चूने का छिड़काव करके या उसकी चूने की लिपाई करके अगर आप उसको रखेंगे तो उसमें इन्फेक्शन आने के चांस कम हो जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में बिजली की दिक्कत रहती है। मुर्गियों को ठंड से बचाने के लिए यहाँ अंगीठी लगानी पड़ती है। अंगीठी क्योंकि धुआं देती है तो उसके निकलने का भी इंतजाम करना होगा। कई लोग अंगीठी लगाने के बाद कमरे को लगभग सील कर देते हैं और हवा के आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर देते हैं। ऐसे में मुर्गियों का दम घुट जाता है और वो मर जाती हैं। दूसरी ओर खुले में या घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन के दौरान चूजों को शिकारी जानवरों का खतरा रहता है। किसान भाइयों, मुर्गी पालन में सबसे जरूरी बात ये होती है कि बहुत सारे जानवरों का इनके पे आक्रमण होता है। जैसे अगर देखें तो बिल्ली है, कुत्ता है और इस तरीके के जो जानवर हैं वो इन पे अटैक करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब तक ये सक्षम ना हो जाए, अगर हम देखें जब ये मुर्गी अडल्ट हो जाती है तो अपनी रक्षा के लिए थोड़ी ऊंचाई तक उड़ सकती है और किसी भी पेड़ की छोटी सी डाल पे या किसी पे बैठ सकती है। लेकिन कोशिश करें कि जैसे कि सांप हैं, नेवले हैं, इनसे ये बचाव करने में अक्षम रहती है। तो ध्यान रखें कि उसके लिए जो भी कमरे की दीवारों में जो पानी का जो जाने का रास्ता है उस पर जाली लगा के रखें रात के समय में। और साथ ही साथ अगर कोई जहाँ से सांप आने की संभावना है उन बिलों को बंद करके रखें। अधिकतर होता यह है कि रात के समय में इस तरीके की दिक्कत होती है। दिन में मुर्गी जागरूक रहती है और दिन में उजाला भी रहता है, तो वो खुले में अवस्था में अगर है तो वो अपनी रक्षा कर पाती है। तो ध्यान रखें कि छोटे छोटी दरारें, इन सब चीज़ों को बंद करके रखें। साथ ही अपने आसपास में कुछ इस तरीके की चीज़ों का छिड़काव करके रखें जिससे कि सांप और कीड़े ना आए। जैसे कि अगर हम फिनाइल को नालियों में इसमें थोड़ा थोड़ा छिड़क दें तो देखा गया है कि उसकी वजह से भी सांप या इस तरीके की चीज़ें इसमें नहीं आ पाती हैं। हालांकि पिंजरे की तुलना में खुली जगह पर मुर्गी तो सेहत अपने आप बेहतर हो जाएगी। और अच्छी सेहत का मतलब है कि टीकाकरण किस विधि से किया जाए और कैसे किया जाए और किस टीके को किस दिन पर देना है। तो अगर देखें तो हमें मेरेक्समस रोग का जो टीका है हम 1 दिन पे देते हैं। उसके बाद 1 से 7 दिन के बीच में रानीखेत का टीका दिया जाता है और उसके बाद अगर हम देखें तो 14 दिन पर दूसरा टीका लगता है और फिर तीसरा टीकाकरण हमारा 21 दिन का होता है। तो अगर देखें तो अलग अलग समय पर टीकाकरण अगर हम करते हैं तो इससे हमें लाभ होगा और किसान भाइयों लोगों के आने की क्षमता भी कम होती जाएगी। अगर अंडा देने वाली मुर्गियों का टीकाकरण अलग तरीके का है, इसमें भी 1 दिन पर, 1 से 7 दिन पर, फिर हमारे 14 दिन पर और उसके बाद 12 सप्ताह पर। इस तरीके से टीकाकरण की अगर हम प्रक्रिया को अपनाएंगे तो जरूर इससे लाभ होगा। मुर्गी पालन में दक्षिणी राज्यों का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। यही कारण है कि अब 5 सबसे बड़े अंडा उत्पादक राज्यों में से 4 दक्षिण भारत में है। दक्षिण से ही 20.13% अंडा उत्पादन के साथ आंध्र प्रदेश पहले पायदान पर है। उसके बाद 15.58% के साथ तमिलनाडु दूसरे, 12.77% के साथ तेलंगाना तीसरे, 9.93% के साथ पश्चिम बंगाल चौथे और 6.51% के साथ कर्नाटक 5वें स्थान पर है। इस तरह ये 5 राज्य देश के कुल अंडा उत्पादन में लगभग 65% का योगदान दे रहे हैं।
मुर्गी पालन अगर सही तरीके से किया जाए तो इसमें काफी आमदनी की संभावना है, क्योंकि इसमें रोज अंडे बिकते हैं और रोज कमाई होती है, यानी साल भर आपके लिए आय का एक माध्यम बना रहता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप मुर्गी पालन को और नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इस समय हम ग्वालियर में हैं और जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम कुलवंत सिंह है। इनका फार्म देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मुर्गी पालते हुए इन्हें कुछ ही समय हुआ है। कृषि विशेष में आज हम बात करेंगे मुर्गी के पालन के बारे में और उनके व्यवसाय के बारे में। यहाँ ये चंबल का क्षेत्र है, ग्वालियर का क्षेत्र है। यहाँ पर एक मुर्गी का पालन कर रहे हैं कुलवंत सिंह जी। आइए उनसे जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसकी शुरुआत उन्होंने कैसे की। मेरे पास ज़मीन काफ़ी कुछ पड़ी हुई थी जो फालतू थी, उसमें खेती वगैरह नहीं होती थी। तो मेरे को गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं के बारे में पता लगा कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो मेरे को मुर्गी पालन के बारे में थोड़ा सा पता लगा, तो इसकी मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली। तो फिर मैंने 2 साल पहले ये काम चालू किया। मैंने PMGV से लोन प्राप्त किया। इसमें 35% सब्सिडी है और उसी के जरिए मैंने प्लांट वगैरह लगाया है। तो अभी आपके पास कितनी मुर्गियाँ हैं और इसका कहाँ पर आप बिजनेस करती हैं? मेरे पास करीब 18,000 के आसपास मुर्गियाँ हैं और इससे करीब मेरे को 16,000 के आसपास अंडे आ जाते हैं पर डे। दरअसल कुलवंत के पास खेती की अच्छी खासी जमीन है। इसमें से कुछ जमीन बेकार पड़ी थी। उस जमीन का सही से इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने मुर्गी पालन शुरू किया। जैसा कि अक्सर नए लोगों के साथ होता है, इनके साथ भी हुआ और शुरुआती दौर में इन्हें मुश्किलें आईं। कुलवंत जी, ये बताइए कि जो आपका पेरेंटियल काम था कुछ अलग था, मैं आप देख रहा हूँ कि मुर्गी का व्यवसाय आप ये कर रहे हैं, तो किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई होंगी? लोगों ने कहा कि ये सक्सेस ही नहीं, यहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी ऊपर नीचे होता है, काफ़ी परेशानी आती है इसमें, मार्केट में सेल नहीं होता अंडा और आपको डॉक्टर वगैरह उपलब्ध नहीं होंगे, इनकी बीमारी के बारे में पता नहीं लगेगा, इनमें मॉर्टेलिटी बहुत जल्दी होने लग पड़ती है, बीमारी जल्दी आने लग पड़ती है। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को अनसुना किया और मैंने काम चालू किया और सक्सेस हूँ। हालांकि कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को ज़्यादा। शुरू में तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं होती थी। यहाँ पे लार्ज स्केल में पोल्ट्री नहीं हो रही यहाँ आसपास में, तो मेरे को ट्रे वगैरह लेनी थी, वो भी यहाँ पे नहीं उपलब्ध थी। दवाइयाँ वगैरह सब बाहर से ही ज़्यादातर आया, लेकिन कुछ समय तक रहा, उसके बाद धीरे धीरे सेटल हो गया। आज कोई परेशानी नहीं। 18,000 मुर्गियों के लिए रोजाना बहुत अधिक दाने की जरूरत होती है। दाने के खर्च को कम करने के लिए कुलवंत ने फीड प्लांट भी स्थापित किया। इस तरह अब इनको रोज रोज बाजार से दाना खरीदने के झंझट से मुक्ति मिल गई है और मुर्गियों को ताज़ा दाना मिल पा रहा है। मैंने लेयर फार्मिंग के लिए एक फीड प्लांट लगाया हुआ है। इस पे मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से 35% अनुदान भी मिला। मैंने करीब इसके लिए 50 लाख रुपए का लोन लिया। करीब 30% तो मक्का और 30% इसमें बाजरा और करीब 20% के सोया DOC और 10% इसमें पत्थर मिलता है और बाकी ऐसे 10-12 तरह की इसमें दवाइयाँ मिलती हैं जो मार्केट से लेकर इकट्ठा करते हैं। उन सबको मिला के मिक्सचर पहले ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद फिर मिक्सचर में आती है, फिर इसके इकट्ठा होके फिर उसको कट्टों में पैक होता है। तालाब की तरह ही फीड प्लांट के लिए भी कुलवंत को सरकार से कर्ज मिल गया और 35% का अनुदान भी। इसके साथ साथ में मैंने तालाब भी खोद के रखा है इसके पास में, करीब 2 बीघा जगह में। तो उसमें पानी संचित करते हैं, मछली भी पाल के रखी हुई है उसमें। तो इसमें से वीट वगैरह का जो वेस्टेज माल होता है वो उसको तालाब में डलवाता है। तो इसके साथ साथ प्लस पॉइंट वो भी है, मछली का फ्री में भोजन हो जाता है, तो वो भी है। और बलराम तालाब योजना के माध्यम से वो तालाब जो बनवाया था उसका मैंने कृषि में भी उसका उपयोग हो रहा है और मछली पालन से अलग से आय भी हो रही है इसमें। कुक्कुट पालन विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी मददगार है। 2023-24 के दौरान 1530 करोड़ रुपए के पोल्ट्री उत्पाद विदेशों में निर्यात किए गए। जो मुर्गियों की वेस्टेज वीट होती है वो इस तालाब में मैं डलवाता हूँ। रोज के 8-10 असर डलवाते हैं, उससे मछली भी ग्रोथ अच्छी करती है और इसमें मेरा पानी का पूरा स्टोरेज होता है। अभी क्या है, फसल में पानी लग चुका है इसलिए थोड़ा सा खाली है ये। और इसमें बोरिंग का पानी इस तालाब में डलवा के कुछ बरसात का पानी इस तालाब में भर जाता है, तो इससे पानी के अम्लीय तत्व भी थोड़े से ख़त्म हो जाते हैं। ये पानी
खेती में कुछ ज़्यादा फायदेमंद रहता है ये पानी। इन तमाम उत्साहवर्धक तथ्यों के बावजूद पोल्ट्री क्षेत्र अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंच पाया है। इसकी वजह यह है कि देश को अभी भी अधिक अंडे और पोल्ट्री मांस की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें मुर्गी पालन से जुड़ी हुई खास बातें हमने आप तक पहुंचाई। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे वो मुर्गी पालक जो कि व्यावसायिक स्तर पर मुर्गी पालन कर रहे हैं, उन्हें आज के कार्यक्रम से अवश्य मदद मिलेगी। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप बताना चाहते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतजार रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आए, तो इसकी जानकारी भी आप हमें पत्र लिखकर या फिर ईमेल कर दे सकते हैं। कृषि विशेष के नए अंक में एक ऐसे ही विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।